कैसे हो बच्चों आप लोग? ठीक ठाक हो? चलिए आज हम बात करते हैं यानी भौतिक विज्ञान में पहला लेसन हमारा चल रहा था, जो चल रहा था वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। उसमें हमने पढ़ा दिया था वैद्युत आवेश क्या होता है, उसके बारे में सब कुछ पढ़ा चुके हैं। अब उसी पर हमारी तीसरी क्लास होगी, जो होगा कूलाम के नियम का सदिश रूप। क्या होगा भैया? कूलाम के नियम का सदिश रूप। ठीक, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस नियमन है। चलिए इसको आज हम समझते हैं। ठीक, पहले तो हम इसका क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। अब आपको पता है ये एक्स एक्सेस होता है, ये होता है वाई एक्सेस, और ये क्या होता है जेड एक्सेस। आपको इतना मालूम है। अब इसमें लिखेंगे क्या? सर्वप्रथम माना दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 व Q2 है। ठीक, यानी दो बिंदु आवेश क्या है, एक यहां पर है और एक यहां पर है। यानी दो बिंदु आवेश है, एक है आपका Q1 और एक क्या है आपका Q2। अब इनको हम पहले बनाएंगे स्थिर सदिश। क्या बनाएंगे? स्थिर सदिश। स्थिर सदिश का मतलब आपको पता है ये मूल बिंदु है, ये इसको हमने ए नाम दे दिया और इसको क्या दे दिया बी। तो पहले इनकी स्थिर सदिश बनाओ। तो स्थिर सदिश का मतलब होता है जब किसी बिंदु को मूल बिंदु से जोड़ दिया जाए। ठीक, तो अगर हम इसको ऐसे मिला देंगे तो ये हमारा हो गया R1 वेक्टर। क्या हो गया? R1 वेक्टर मतलब स्थिर सदिश। बस इसको मिला देंगे इससे। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा R2 वेक्टर। यानी अगर बात करेंगे इनके बीच फिर ये, ठीक, ये जो हमारे पॉइंट होंगे, ये दो आवेश है, यानी ये हो जाएगा हमारा विस्थापन सदिश। क्या हो जाएगा भैया? विस्थापन सदिश। ठीक, अब इस Q2 के कारण, अब इतना समझ में आ गया। ठीक, आगे डायग्राम पर बात करेंगे। यहां पर लिख लिया, माना दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 व Q2 हैं, जिनके स्थिर सदिश हैं, जिनके स्थिर सदिश R1 वेक्टर व R2 वेक्टर है। R1 वेक्टर व R2 वेक्टर है, यानी इसका ये सदिश R1 वेक्टर है, इसका क्या है R2 वेक्टर। अब A के द्वारा B पर विस्थापन निकाला जाएगा, यानी A से B की ओर विस्थापन सदिश, यानी इधर से इधर जाएंगे A से B की ओर, तो आपको मिलेगा। चलो आओ यहां पर दिखाते हैं। ठीक, अब यहां पर लिखेंगे A से B की ओर, A से B की ओर, A से B की ओर स्थिर सदिश, या फिर आप लिख सकते हो A से B की ओर सदिश। ठीक, जब इतना लिख लेंगे तो हम विस्थापन सदिश, यहां पर ये बोला गया A से B की ओर सदिश का मतलब यहां पर होगा विस्थापन सदिश। विस्थापन मतलब AB की बात करेगा, काहे का? AB वेक्टर। AB वेक्टर की बात करेंगे तो जब भी कभी अगर हम सदिश रूप में बात करें तो AB का मतलब होता है पीछे वाले से, यानी OB वेक्टर माइनस क्या हो जाएगा OA वेक्टर। बात करेंगे OB वेक्टर की तो कितना दे रखा है R21 वेक्टर दे रखा है, कितना R2 वेक्टर दे रखा है, माइनस OA की बात करेंगे तो R1 वेक्टर दे रखा है। इसको यहां पर हम लिख लेंगे, एक से दो की ओर है, इधर R12 वेक्टर बोल देंगे। इतना हो गया। ठीक, अब यहां से इसका हम निकालेंगे परिमाण। क्या निकालेंगे? परिमाण। जब परिमाण निकालेंगे तो यहाँ जो वेक्टर है इधर मॉड में आ जाएगा, यानी R12 वेक्टर, यानी वेक्टर हटेगा, सॉरी, यानी जैसे यहां से हट जाएगा R12 तो ये इधर किस में आ जाएगा? मॉड में, यानी R2 माइनस R1। ठीक, ये किस में आ जाएगा आपका? मॉड में। इधर जैसे हटेगा इधर किस में आ जाएगा? मॉड में। अब यहां पर R12 वेक्टर का एकांक सदिश, एकांक सदिश, एकांक सदिश का मतलब ये बताता है दिशा। क्या बताता है? दिशा। जैसे हम लोग पढ़ते हैं एकांक सदिश, पीछे हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं एकांक सदिश, जिसमें बताया जाता है n कैप बराबर a वेक्टर बटे a वेक्टर का परिमाण या फिर a वेक्टर का परिमाण या a। तो यहां पर बात करेंगे n कैप मतलब ये क्या होता है? दिशा बताएगा। तो यानी हो जाएगा R12 कैप, ऊपर क्या हो जाएगा R12 वेक्टर, नीचे हो जाएगा R12। इतना हो जाएगा, तो इसको मिटा दे रहे हैं। अब इसी प्रकार यहां से निकालेंगे, यानी A से B की ओर स्थिर सदिश हो गया। अब हम निकालेंगे B से A की ओर स्थिर सदिश। अब आगे देखिए,
ए से बी की ओर हो गया सब कुछ। अब निकालेंगे बी से ए की ओर स्थित सदिश, मतलब आप सदिश लिख लीजिए केवल सदिश, इतना हो गया। अब यहां बी से ए की ओर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी ए वेक्टर हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं ओ ए वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर। अब ए बी ए की बात मतलब ये दो से कहा एक, तो ये हो जाएगा R21 वेक्टर। ओ ए वेक्टर की बात करेंगे तो कितना दे रखा है, ओ ए वेक्टर बराबर दे रखा है R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। पीछे बताया जा चुका है, इसका ये वेक्टर हटेगा तो इधर परिमाण यानी R21 बराबर हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मॉड हो जाएगा। अब जिस प्रकार R12 का सदिश एकांक सदिश निकाला, उसी प्रकार निकालेंगे R21 वेक्टर का एकांक सदिश। एकांक सदिश का मतलब होता है दिशा बताने का काम करता है, काहे का, दिशा। तो यानी हो जाएगा R2 कैप बराबर R21 वेक्टर बटे R21, इतना हो जाएगा। ठीक, अब इसमें हम लिखेंगे, अब देखो आवेश Q1 के द्वारा Q2 पर बल लगेगा, तो आवेश Q1 के द्वारा किस पर बल लगेगा, Q2 पर। गौर से देखिएगा इधर, ये इस पहले तो हमने अभी निकाला, क्या निकाला, ए से बी। जब हमने ए से बी निकाला तो हमारा क्या निकल के आया, R12, यानी ये वाला हमारा R12 वेक्टर निकल के आया। बी से ए की ओर निकाला तो R21 वेक्टर निकल के आया, इतना हो गया। अब Q1 के द्वारा Q2 पर बल लगाएंगे, यानी ये जो आपके पॉइंट हैं, इस Q1 के द्वारा Q2 पर बल लगेगा और Q2 के द्वारा Q1 पर, यानी इसके द्वारा इधर पीछे की ओर बल लगेगा। जब इसके द्वारा इस पर लगाएंगे तो किसके द्वारा किस पर लग रहा है, Q1 के द्वारा किस पर, Q2। यहां पर लिखेंगे आवेश, यानी क्या लिखेंगे, आवेश Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल। तो यहां देखो लिख रहे हैं आवेश Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला वैद्युत बल बोल सकते हो, लगने वाला बल। ठीक, इस Q1 के कारण Q2 पर तो क्या लगेगा, F21, यानी यहां हो जाएगा F21 वेक्टर बराबर 1 अपान, आपने कूलाम का नियम पढ़ रखा है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, क्या हो जाएगा, Q1 Q2। अब R की जगह पे बात करेंगे, Q1 Q2 R की बात करेंगे तो Q1 से Q2 की ओर कौन सा है, R12 वेक्टर, कौन सा हो जाएगा, R12 वेक्टर लगा तो वेक्टर, अब इसका क्या है, स्क्वायर, जो कूलाम के नियम में होता है, स्क्वायर कर लिया हमने। ठीक, अब बात करेंगे दिशा की, तो इसकी दिशा कहां से, Q1 से Q2 की ओर, यानी लिखेंगे A से B की ओर, A से B की ओर, A से B की ओर, इतना हो जाएगा। फिर आगे हम बात करेंगे इसमें आवेश अब इसी में आगे अगर हम देखते हैं तो यानी ए से बी की ओर बात करेंगे तो इसको हम वेक्टर के बदले में यानी F21 वेक्टर बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। अब के चाहो तो लिख सकते हो यहां पर, ठीक, के लिख सकते हो, या फिर इस पूरे को आप स्मॉल के भी मान सकते हो, इतना हो गया। अब Q1 Q2 बटे R12 वेक्टर, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यानी यहां से यहां पर केवल स्क्वायर हो जाएगा। बात करेंगे ए से बी की ओर, अब ए से बी की ओर की बात करेंगे तो यहां पर जो दिशा निकल के आएगी ए से बी की ओर, क्या निकल के आया था, R12, यानी R1 कैप, R12 का कैप, इतना हो जाएगा। अब यहां पर इस कैप का मान रख दें हम, तो रखेंगे तो स्मॉल के Q1 Q2 बटे R12, इसकी जगह पे क्या बताया था, R12 वेक्टर बटे R12 हो जाएगा, इधर नीचे स्क्वायर है। अब इसको एक साथ मिला देंगे तो स्मॉल के Q1 Q2 बटे R12 का क्यूब हो जाएगा भैया, ठीक, और यहां पर क्या हो जाएगा, R12 वेक्टर। अब यहां से R12 का मान रख लो, R12 का मान है और क्या है, R21 का मान है, तो मान उठा के रख लो। तो के Q1 Q2 R12 की बात करेंगे तो ये देखो लिखा है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का क्यूब है, मॉड का क्यूब है, लगा लो। फिर यहां पर क्या है, R12 वेक्टर बराबर लिख लो, तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, इतना हो जाएगा। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, क्या मान लो,
इक्वेशन फर्स्ट। अब सेम निकालेंगे, यानी इसी प्रकार आवेश Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला वैद्युत बल, किसके कारण? Q2 के, यानी इसके कारण। अब इसके कारण इस पर देखेंगे तो हमें मिलेगा F12। क्या मिलेगा? F12, क्योंकि Q2 के कारण किस पर? 1 पर। अच्छा, ये नहीं दिख रहा होगा तो हम इसको ब्लू से लिखे दे रहे हैं, यानी हो जाएगा F12 वेक्टर। अगर ये 21 है तो ये 12 हो जाएगा। इतना हो गया, ठीक। Q2 के कारण किस पर? 1 पर, जिस पर बोले उसको पहले लिख लेना। अब इसी प्रकार निकालेंगे तो ये हो जाएगा F1 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख लेंगे? स्मॉल के Q1 Q2। अब यहां पर क्या था? देखो R12, तो यहां पर क्या हो जाएगा? R21 वेक्टर का स्क्वायर, और यहां पर क्या हो जाएगा? R21 का कैप। अब जैसे यहां पर वैल्यू रखेंगे तो स्मॉल के Q1 Q2 R21 का स्क्वायर कर लो यहां पर, तो R21 का स्क्वायर हो जाएगा। इसकी जगह पर देखो R21 कैप की जगह पर क्या दे रखा है? R21 वेक्टर बटे R21, तो लिख लो R21 वेक्टर बटे R21। अब इसको मल्टीप्लाई करा दो तो हो जाएगा स्मॉल के Q1 Q2 बटे R21 का क्यूब हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा तुम्हारा? R21 का वेक्टर। अब यहां तक दिख रहा होगा। अब यहां पर भी क्या करना है? आपको R21 का मान रखना है। किस तरह? R21 वेक्टर। तो देखो भैया, ये निकाला गया है, R21 वेक्टर का मान निकाला गया है, ठीक। तो ऐसा करते हैं हम, जगह तो कम पड़ गई भैया, तो थोड़ा सा मिटा दिया जाए। इधर वाला हो गया, इधर वाला मिटा दे, इधर वाला, ठीक। तो इसको मिटा दे रहे हैं, इसके साथ ले लो। अब यहां हम जैसे ही के का मान यानी रखेंगे, R21 वेक्टर का मान रखेंगे, इसको इधर देखिए आप, यानी F12 वेक्टर बराबर स्मॉल के Q1 Q2 बटे R21 का क्यूब। R21 का तो मान रखना है ना भैया। R21 का मान देखो इधर से कितना है? R1 माइनस R2 मॉड क्यूब लिखा है तो क्यूब। अब यहां R21 वेक्टर लिखा है तो लिख लो भैया R21 वेक्टर बराबर कितना है? R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। इतना हो गया। अब यहां देखो, अगर हम कॉमन कर ले माइनस, इसमें अगर हम माइनस कॉमन कर ले ऊपर तो माइनस बाहर आ जाएगा। स्मॉल के Q1 Q2 R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर हो जाएगा। माइनस कॉमन करेंगे तो जहां पर माइनस वहां पर प्लस। अब नीचे कॉमन करेंगे तो आपको पता है मॉड के अंदर से कभी भी वैल्यू माइनस में नहीं आती है। जो मॉड होता है इसका न्यूनतम मान होता है 0। अगर कोई भी संख्या मॉड में लिखी है तो उसका न्यूनतम मान 0 होता है और अधिकतम कुछ भी हो सकता है। तो यानी नीचे अगर इसको हम कॉमन करेंगे इसमें तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का क्यूब होगा, यानी नीचे से कोई माइनस निकल कर नहीं आएगा। तो ऐसी कंडीशन में F12 वेक्टर। अगर हम पीछे चले जाएं इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब समीकरण, इसको मान लो समीकरण 2। अब अगर समीकरण 1 व 2 में कंपैरिजन कराएं तो देखो इधर के, ये पूरी वैल्यू देख लो, के Q1 Q2 R2 माइनस R1 का क्यूब। देखो टिट्टो काफी मैच कर रहा है, तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? F12 लिख सकते हैं, यानी F12 वेक्टर बराबर माइनस F21। इतना हो गया। मतलब यहां से क्या सिद्ध हो रहा है कि जो आवेश Q1 के द्वारा Q2 पर बल लगाया जा रहा है और Q2 के द्वारा Q1 पर बल लगाया जा रहा है, दोनों परिमाण में तो समान है, यानी इनका एम्पलीट्यूड यानी परिमाण क्या है? समान है, लेकिन इनकी दिशाएं क्या है? विपरीत है। अब यहीं से अगर देखा जाए तो R12 कैप और R21 कैप ये भी क्या है? दिशा में एक दूसरे से विपरीत है,
ये ए से बी की ओर है तो दूसरा बी से ए की ओर है। ठीक, अब यहीं से अगर बात किया जाए r12 वेक्टर तो क्या हो जाएगा -r21 वेक्टर। क्यों? क्योंकि अगर हम माइनस कॉमन कर लेते तो इतना बराबर आ जाता, यानी ये, तो इसका कोई यूज नहीं, इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक, एक ये निकल के आ रहा है, एक ये, तो लिखो यहां पे लिखेंगे इसको, इस समीकरण से सिद्ध होता है कि इस समीकरण से सिद्ध होता है कि कूलाम का नियम न्यूटन के, यानी जो कूलाम का नियम होता है न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। ठीक, यानी बस इससे यही सिद्ध होता है कि जो, यानी ये कूलाम का नियम है, ये किसके नियम का पालन करता है, तो न्यूटन के तृतीय नियम। अब न्यूटन का तृतीय नियम क्या होता है? न्यूटन का तृतीय नियम होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। आप किसी दूसरी वस्तु पर जितना बल लगाओगे वो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। जैसे आपने देखा होगा पानी में तैरना, तो पानी में तैरने की बात करेंगे तो हम पानी के ऊपर बल लगाते हैं और पानी हमारे ऊपर कौन सा बल लगाती है? उत्प्लावन बल लगाती है। तो मतलब आप देखेंगे अगर आप किसी को मारते हैं तो आपको भी थोड़ा सा दर्द होता है और उसको भी दर्द होगा, यानी कहीं ना कहीं बहुत सारी वस्तुएं जो न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित हैं। तो एक बार फिर से, इधर थीम तो हम मिटा चुके हैं। ठीक, चित्र समझ लेना, कुछ नहीं करना, पहले Q1 के कारण Q2 पर लगाना। ठीक, ये आवेश Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल। अब क्या है, F12 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2। अब इनके बीच की ही दूरी ली जाएगी, यानी कहाँ, Q1 से Q2। तो Q1 से Q2 की बात करेंगे तो F, यानी यहां पर क्या होगा, r12 वेक्टर। अब दिशा क्या है, A से B की ओर जा रहा है। दिशा की बात करेंगे तो दिशा के लिए r12 कैप आया था, r12 कैप का मान रख लेंगे यहाँ पर r21। अगर कभी किसी सदिश, ऐसे ये लिखा है, इसका स्क्वायर किया जाएगा तो क्या आएगा, a स्क्वायर ही आएगा। क्या आएगा, स्क्वायर। ये सदिश में एक दो सदिशों का अदिश गुणनफल एक रूप होता है। ठीक, इतना आ जाएगा, तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका मान रखेंगे तो नीचे 2 1 3 3 क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ से r12 का मान रख लो, पीछे से r12 का वैल्यू इतना हो जाएगा। इसी प्रकार आवेश Q2 के कारण Q1 पर लग जाएगा, इतना निकल के आ जाएगा। अब यहाँ से आपको ऊपर माइनस कॉमन लेना है। ठीक, नीचे कॉमन लोगे, मॉड के अंदर से माइनस नहीं निकल के आएगा, तो इतना हो जाएगा। अब अगर यहाँ से हम कंपेरिजन कर ले, लिख लेंगे यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से। अब 1 व 2 से कंपेरिजन करेंगे तो F12 बराबर F-21 निकल के आएगा। यानी यहाँ से ये सिद्ध होता है कि जो Q1 के द्वारा Q2 पर बल लगाया जा रहा है और Q2 के द्वारा Q1 पर एक दूसरे के क्या है, विपरीत। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नई क्लास में।